तो अप्तुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम् अपघ्नन्तो अरावणः। ॐ यत्र ब्रह्म च क्षत्रं च सम्यं च चरतः सः तं लोकं पुण्यं प्रचेशम् यत्र देवासः तेना यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तक 300 साल तक मुगल भारत में रहे, धड़कने लगता है। तो जब 1857 की क्रांति क्यों हुई, जब हम इस पर दृष्टिपात करते हैं तो हमें जानने का प्रयास करना होगा तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों को और राजनैतिक परिस्थितियों को। 18वीं शती के मध्य तक हम देखते हैं कि जितने भी राजा थे, नवाब थे, सबकी जो ताकत थी, जो उनका सैन्य सामर्थ्य था, वो क्षीण हो चुका था। कहीं ना कहीं उन पर अंग्रेजों का आधिपत्य हो चुका था। वो अपना सम्मान खो चुके थे, वो अपनी सत्ता खो चुके थे और उनके दरबारों में भी रेजिडेंट तैनात कर दिए गए थे। रेजिडेंट यानी कि ब्रिटिशर्स के प्रतिनिधि, जिनको हम वायसराय कह सकते हैं। उनके नियंत्रण में हमारी जो सत्ता की गतिविधियां थी, जो राजनीतिक निर्णय थे, उनके अधिकारों में लिए जा रहे थे। और धीरे धीरे ये जो सत्ता का भूत था, या मैं कहूँ कि एक अहंकार का जो भाव था, वो अंग्रेजों के सिर माथे चढ़ा हुआ था और उन्होंने भारत की जनता को बहुत बुरी तरह से परेशान करना शुरू कर दिया था। तो भारत की जनता कृषि प्रधान रही है हमेशा से ही। यदि हम किसानों के लेवल पे देखें तो किस प्रकार का संघर्ष भारत की जनता ने किया? लगान, उनसे लगान वसूली जाती थी और उसको वसूलने का जो तरीका था वो बहुत बर्बरतापूर्ण होता था। इतनी बर्बरता थी कि उसको लौटाने के लिए जो महाजन होते थे, जो बड़े बड़े वैश्य व्यापारी होते थे, उनसे वो किसान कर्ज लिया करते थे। और जब उस कर्ज को भी नहीं चुका पाते थे तो क्या होता था? तो उनकी जो पुरखों की जमीन है, जो उनकी पीढ़ियों की संपत्ति है, वो उनसे छिन जाती थी। आप आज के समय में किसान के रूप में खुद को देखिए, उन पर क्या बीतती होगी। बिना किसी वजह के, केवल लगान के कारण उनका सर्वस्व उनसे छीना जा रहा था, या मैं कहूँ उनके जीने का अधिकार उनसे छीना जा रहा था। अब हम आते हैं सिपाही के स्तर पर। ईस्ट इंडिया कंपनी जब व्यापार बढ़ रहा था, यूरोप के देश भारत में आकर के व्यापार कर रहे थे, तो आपसी वैमनस्य भी बढ़ रहा था। उसकी वजह से क्या हुआ, एक ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में की गई, जो समस्त प्रकार के जो भी इस तरह के छोटे छोटे वैमनस्य थे उनको सुलटा सकती थी। उसकी धीरे धीरे उसने भी अपने पैर जमाने शुरू किए। कुछ फौज के जो सिपाही थे वो यूरोप से मंगाए गए, कुछ भारत के भी जो लोग थे उनसे भी सेनानियों को चुना गया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर लगभग 100 वर्ष तक अपना राज चलाया। ईस्ट इंडिया कंपनी की मैं बात कर रही हूँ, अंग्रेजों ने तो 200 साल तक चलाया था। तो जो सिपाही वो भर्ती कर रहे थे वो कहीं ना कहीं किसान के बेटे ही थे ना। अब अपने घर वालों के साथ हो रहे अत्याचार को उन्होंने बहुत करीबी से देखा था, तो उनके अंदर भी एक आक्रोश था। लेकिन उस आक्रोश को बल देने के लिए, उसके लिए आवाज उठाने के लिए कोई आगे आने को तैयार नहीं था, क्योंकि जितनी बर्बरता भारतीयों के साथ की जा रही थी उसका उदाहरण तो आप इस वट वृक्ष को देख सकते हैं। ये तो 1824 की घटना है और अभी हम बात करेंगे 1857, 1856 में भारत की क्या स्थिति थी। तो यदि उससे लगभग 20-25 साल पहले ये स्थिति थी कि हमारे 152
भारतीय सेनानियों को इस पर फांसी पर लटका दिया गया, तो आप सोचिए कि उसके आगे कितनी क्रूरता और बर्बरता बढ़ चुकी होगी। तो आवाज उठाने का मतलब था अपनी जान को खो देना। लेकिन भारत की जो धरती है वो वीर सपूतों से कभी अछूती नहीं रही। ऐसे ही एक अमर शहीद थे मंगल पांडे। 1849 में उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में वो भर्ती हुए थे। बंगाल में जो कोलकाता है वहां पर बैरकपुर छावनी थी, उस छावनी में वो एक पैदल सेनानी के रूप में चुने गए थे। वहां पर धीरे धीरे उनको पता चलता है कि जो हम कारतूस प्रयोग कर रहे हैं उन पर सुअर की चर्बी और गाय की चर्बी का लेप लगा होता है। थोड़ा सा तेल से उसको चिकना किया जाता था कारतूस को, ताकि उनमें सीलन ना लगे। हुआ क्या था, 1856 में ही नए कारतूस मंगा दिए गए थे, जो जिनका चलाने का ढंग तो पुराना था, लेकिन उनमें जो कारतूस भरे जाते थे वो कारतूसों को मुंह से खोलना पड़ता था और तब बंदूक में उनको डाला जाता था। अब गाय की चर्बी और सुअर की चर्बी का ही प्रयोग क्यों होता था? क्योंकि उस समय 4 आने पर केजी के हिसाब से गाय और सुअर की चर्बी बिका करती थी। 4 आने यानी कि 1 रुपये का चौथाई हिस्सा, बहुत सस्ता। ये अंग्रेजों की बड़ी भूल थी, क्योंकि भारत के जो सेनानी थे वो कहीं ना कहीं हिंदू थे या मुस्लिम थे। हिंदुओं को गाय की चर्बी से आपत्ति है और मुस्लिमों को सुअर की चर्बी से आपत्ति है, पर अंग्रेजों के लिए ये बहुत सामान्य बात थी, क्योंकि जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, अमेरिकन देश हैं, उन सब में बीफ को, जिसको हम गाय का मांस कहते हैं, पोर्क जिसको कि सुअर का मांस कहते हैं, बहुत ही सामान्य रूप से खाया जाता है। तो वो ये सोच भी नहीं सकते थे कि ये भी उनके पतन का कारण बन सकती है। और यही वो भूल थी जो उस 1857 की क्रांति के मूल में थी। हम जिस क्रांति को आज 10 मई से मनाने का हमें एक प्रावधान किया गया है, लेकिन यदि सच में देखा जाए तो वो क्रांति शुरू हो गई थी 29 मार्च 1857 से। 29 मार्च में क्यों कह रही हूँ? क्योंकि जितने भी दस्तावेज हैं, चाहे वो अंग्रेजी दस्तावेज हो चाहे वो भारतीय दस्तावेज हो, उनमें जो वर्णन मिलता है उसके आधार पर मंगल पांडे 9 बजे का समय था, सुबह की परेड हो रही थी, तो जो मेजर ह्यूसन था वो परेड कराने के लिए उपस्थित था मैदान में। बैरकपुर छावनी की बात है। तो मंगल पांडे ने आकर के पूछा, हमें जो कारतूस दिए जाते हैं क्या उनमें सुअर और गाय की चर्बी लगी होती है? उसने कुछ उत्तर नहीं दिया। मंगल पांडे ने फिर दोबारा पूछा कि क्या उसमें सुअर और गाय की चर्बी लगी होती है? ना हाँ का जवाब था, ना का जवाब था। लेकिन मंगल पांडे एक भूमिहर ब्राह्मण का बेटा था, वो गाय की चर्बी से लगे हुए कारतूस को कैसे मुंह से खोल सकता था? उसका धर्म उसके लिए, उसके प्राण को गंवाने के लिए काफी था। तो उसने क्या किया, उसके पास एक जो अपनी सर्विस राइफल थी, मंगल पांडे अमर शहीद के पास जो सर्विस राइफल थी, उसी से उन्होंने, उसमें 2 गोलियां थी, एक गोली दाग दी मेजर ह्यूसन पर, वो वहीं पर तड़प तड़प करके मर गए। फिर ये किस्सा देख करके, ये सीन देख करके दूर से दौड़ते हुए घोड़े पर सवार आए मेजर गोब। जब उन्होंने उससे वो छीनने की कोशिश की तो उन्होंने उस पर वो दूसरी गोली दाग दी और उनका घोड़ा भी मर गया और वो नीचे गिरे। और अपनी बंदूक से ही उन्होंने, क्योंकि गोलियां 2 ही थी, तो अपनी बंदूक से उन्होंने गोब को भी मार गिराया। और जब ये सीन हुआ तो उन्होंने कम से कम 15-20 मिनट तक, वो जानते थे इसका परिणाम क्या होगा, उनको फांसी दी जाएगी या उनको बहुत ही क्रूरतापूर्ण ढंग से मार दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने जितना वो कर सकते थे 15-20 मिनट तक उन्होंने अंग्रेजों के सिपाही से अलग जो भारतीय सेनानी थे उनको चेताने की कोशिश की कि तुम भारत माँ के बेटे हो, तुम्हारी संस्कृति, तुम्हारा धर्म तुमसे क्या कहता है, तुम इसको कैसे सहन कर सकते हो। उन्होंने बहुत वीरोचित ढंग से उनको समझाने का प्रयास किया, लेकिन उस समय किसी की हिम्मत नहीं हुई। जब ये बड़े अधिकारियों को पता चला तो बहुत बड़ी फौज के साथ उनको पकड़ लिया गया। 10 दिन तक उनका कोर्ट मार्शल चला और फिर उनको 18 अप्रैल को फांसी होनी है ऐसा निर्णय सुना दिया गया। लेकिन अंग्रेजों की नीति रही है, जनता से भयग्रस्त होकर वो पहले ही फांसी चढ़ा देते हैं। यही भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के साथ हुआ था।
जब हम आजादी के बहुत करीब थे। और यही उससे 100 साल पहले 1857 में मंगल पांडे के साथ हुआ। उनको 18 को जो फांसी होनी थी वो 8 अप्रैल को दे दी गई। अब फांसी हुई, लेकिन विद्रोह अंदर ही अंदर पनप रहा था। विद्रोह सारा कारतूसों को लेकर के ही था। धीरे धीरे एक दिन ऐसा आता है कि मेरठ में 9 मई का दिन है। मेरठ में कुछ भारतीय सैनिक विद्रोह कर देते हैं कि जो नया कारतूस जिसमें सुअर और गाय की चर्बी का लेप लगा हुआ है, हम उसका प्रयोग नहीं करेंगे। उन्होंने विद्रोह कर दिया। तो दमनकारी थे अंग्रेज। उन्होंने उनकी वर्दी उनसे छीन ली, उनको नंगा करके उनके हाथ पीछे बांध दिए और उनकी परेड निकलवा दी जनता के बीच में कि इन्होंने हमारे खिलाफ विद्रोह किया है। ये कोई छोटी सी बात है कि मतलब उनके लिए छोटी बात थी क्योंकि वो खाते थे, हमारे लिए उसको मुंह से खोलना भी बड़ी बात थी। पर भारतीय मनीषा को वो नहीं समझ सकते थे। भारतीय की प्राण में बसे हुए उस धर्म के भाव को वो नहीं समझ सकते थे। तो क्या हुआ, 9 मई को जब उनके साथ ऐसा हुआ, उनको 10 वर्ष की सजा सुना दी गई। तो जो और भारतीय सिपाही थे जिन्होंने विद्रोह तो नहीं किया था, लेकिन 1857 की क्रांति में उन्होंने बहुत बड़ा रोल अदा किया। जब अपने सैनिकों के साथ ऐसा हुआ, वो अंदर से खोल उठे और जब शाम को बाजार में निकले तो गांव की महिला, जो वहां बाजार में महिलाएं थी, उन्होंने उनको ताने मारने शुरू किए। कैसे भारतीय हो, तुम्हारे सामने तुम्हारे भाइयों को ऐसे दंडित किया जा रहा है, उनको नंगा किया जा रहा है और तुम देख रहे हो। बस क्या था, उन्होंने ठान लिया। क्या ठाना कि अब हम कुछ करके रहेंगे। 10 मई का दिन था, रविवार का। रविवार का मतलब बहुत बड़ा था। क्यों बड़ा था? रविवार को बैलेजली एक अंग्रेज लॉर्ड थे, उन्होंने यहाँ पर संडे की छुट्टी का प्रावधान किया था कि रविवार को छुट्टी रहेगी, क्योंकि जो अंग्रेज के जो सैनिक वहाँ पर काम कर रहे हैं कंपनी में, उनको चर्च में जाकर के प्रार्थनाएं करनी है। तो आप ध्यान दीजिएगा, रविवार का दिन था। सारे अंग्रेज के जितने भी लोग थे, वो चाहे सेना के हों, चाहे वो अधिकारी वर्ग के हों, चाहे वो उनके बच्चे और पत्नियां हों, सब के सब चर्च में गए हुए थे प्रार्थना करने के लिए। और इससे बेहतर हमारे विद्रोहियों, हमारे क्रांतिकारी भाइयों को इससे अच्छा अवसर मिल नहीं सकता था। उन्होंने क्या किया, चर्च में आग लगा दी, चर्च को चारों ओर से घेर लिया। सैनिक कुछ थे, लेकिन हजारों की संख्या में आम जनता खड़ी हो गई अपने हसीन लेकर के, ताकि कोई भी चर्च से बच करके निकलने ना पाए। मतलब विद्रोह जनता के अंदर भी व्याप्त हो चुका था। और चर्च से एक तो बच्चे बाहर आए, उनको भी जनता ने अपने हंसी से काट डाला। और एक भी अंग्रेज उस दिन पूरी मेरठ में जिंदा नहीं बचा। यानी कि वो 10 मई का दिन था जब पूरी मेरठ की कैंट और पूरा मेरठ अंग्रेजों से विहीन था। लेकिन अब सारी जितनी भी रियासतें थी, सब पर तो अंग्रेजी हुकूमत बैठी हुई थी, सब में रेजिडेंट तैनात थे। तो अब किसको सत्ता सौंपी जाएगी, ये हमारे क्रांतिकारी भाइयों के सामने बड़ा प्रश्न था। तो चूंकि 1849 में ही जब दिल्ली पर अंग्रेजों ने अपना अधिकार किया, तो बहादुर शाह जफर, उस समय मुगल सल्तनत उनकी सबसे बड़ी थी, वो दिल्ली पर राज करते थे, उनको लाल किले में बंद कर दिया गया था कि वो लाल किले में रहेंगे। यानी कि कोई राजनीतिक अधिकार उनके पास नहीं था, पर वो बादशाह थे, इसलिए वो बादशाह के तौर पे एक लाल किले में रह रहे थे। तो क्रांतिकारियों ने रात ही रात निर्णय लिया कि हम अभी जाकर बहादुर शाह जफर को मनाएंगे कि वो दोबारा से अपनी कमाल संभाले और उनके अंडर में जितने भी रियासतें हैं, जो भी अपने अपने इलाके संभालने वाले नेता हैं, उनको पुनः उनका अधिकार मिल जाए। तो रात ही रात उन्होंने कूच किया। अब इसका भी परिणाम देखिए, रात को कूच किया, मेरठ के सेनानियों ने, जाग उठी दिल्ली की भारतीय सेना, उन्होंने भी विद्रोह कर दिया और दिल्ली को रातों रात अंग्रेजों से विहीन कर दिया। ये क्रांतिकारियों की बहुत बड़ी जीत थी। हालांकि कुचला गया क्योंकि अंग्रेज बहुत कूटनीतिज्ञ थे, लेकिन ये तो समझिए ना, कुछ ही महीने सही पर भारत के जो सेनानी थे, उन्होंने अपने दम पर अंग्रेजों को एक बार तो भयग्रस्त किया ही ना। तो 1857 की क्रांति कोई मामूली क्रांति नहीं थी। तो जब दिल्ली अंग्रेजों से विहीन हो गई, तो बहादुर शाह जफर को मनाया गया कि वो दिल्ली का शासन संभालें, पर वो तैयार नहीं थे क्योंकि वो जानते थे कि अंग्रेज दोबारा उनके पैरों को उखाड़ेंगे। पर फिर भी हमारे क्रांतिकारी डटे रहे और उन्होंने मान लिया, उन्होंने
पत्र व्यवहार के द्वारा सबको चेताया कि सब एकजुट हो जाएं, अपने अपने तरीके से इस विद्रोह को, क्रांति को आगे बढ़ाएं और मैं दिल्ली का शासन संभालने के लिए तैयार हूँ। मेरठ से उठी क्रांति दिल्ली पहुंची और दिल्ली की ये खबर पहुंची लखनऊ में, दिल्ली की ये खबर पहुंची कानपुर में। कानपुर में कौन थे? नाना साहब, बाजीराव पेशवा के दत्तक पुत्र। उन्होंने भी अंग्रेजों को वहां से खदेड़ा तो कानपुर भी उनसे विहीन हो गया। लखनऊ में भी नवाबी शासन आ गया, यानी कि अंग्रेजी हुकूमत का अंत हो गया। और जब ये खबर झांसी की रानी को मिली, झांसी की रानी को क्यों मिली? आप कहेंगे कि झांसी की रानी के साथ क्या हुआ था? 1849 में झांसी की रानी का विवाह हुआ था 1842 में विवाह हुआ था गंगाधर राव से। लेकिन गंगाधर राव उम्र में बड़े थे, अस्वस्थ भी रहते थे, तो उन्होंने एक दत्तक पुत्र को अपने मरने से पहले ही गोद ले लिया था। और उस समय जो लेफ्टिनेंट थे, जो उस समय गवर्नर जनरल थे, उनके सामने ही ये शपथ दिलवाई थी कि मेरे पीछे मेरे पुत्र को झांसी का उत्तराधिकारी मान लिया जाएगा और जब तक वो बड़ा नहीं होता है तब तक मेरी पत्नी यानी कि रानी लक्ष्मीबाई उसकी संरक्षिका रहेंगी और राज्य का संचालन करेंगी। लेकिन 1853 में गंगाधर राव का निधन हो जाता है। अंग्रेज, क्योंकि दमन करना उनका पूर्ण रूप से अधिकार रहा था, तो उन्होंने वही किया, उस मांग को मानने से मना कर दिया और उन्होंने झांसी पर अपना अधिकार कर लिया। यानी कि झांसी में भी रेजिडेंट तैनात पहले से ही थे वैसे, पर अब पूर्ण रूप से किले पर अपना अधिकार कर लिया। झांसी की रानी को किले से बाहर निकाल करके पास के ही किसी शहर में, महल में उनको पहुंचा दिया। बहुत ही शांति से उन्होंने ये काम किया था। लेकिन झांसी की रानी शांत बैठने वाली नहीं थी। ये वही झांसी की रानी थी जिसके लिए सुभद्रा कुमारी चौहान लिखती हैं, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये वही झांसी की रानी थी, तो वो कैसे शांत बैठ सकती थी? वो नीचे नीचे अपने लोगों को, अपने सैनिकों को तैयार करती रही इस विद्रोह को बढ़ाने के लिए। तो जब कानपुर, लखनऊ, दिल्ली, मेरठ सब अंग्रेजों से विहीन हुआ तो उन्होंने भी झांसी पर पुनः अधिकार कर लिया। ये अधिकार बहुत कम समय के लिए था, पर अधिकार था। वो एक अकेली नारी थी, आप सोचिएगा। 22 वर्ष की उम्र में तो उनका प्राणोत्सर्ग हुआ था, वो शहीद हो गई थी। अब आप सोचिए, 22 वर्ष की युवती, हालांकि उनके बचपन से ही तलवार से खेलना, दुर्ग बनाना उनके शौकियाना खेल रहे थे, लेकिन एक रियलिटी में, एक वास्तविकता में किसी राज्य की सुरक्षा में खुद को प्राणार्पण से लगा देना, ये बहुत बड़ी बात थी एक स्त्री के लिए। तो नारी कभी भी अबला नहीं थी, वो हमेशा सबल रही और उसने एक राज्य का संचालन भी किया। रानी दुर्गावती, अहिल्याबाई, रानी अवंतीबाई, ये तो समकक्ष थे ना सब। लेकिन फिर भी हम अपने भारत के इतिहास में रानी को अबला समझने की भूल कर बैठते हैं। जब जब रानी को अधिकार मिला, जब जब किसी स्त्री को अधिकार मिला, तो उसने प्राणपण से उसको निभाया। तो झांसी पर भी किसका अधिकार हो गया था? लक्ष्मीबाई का अधिकार हो गया था। तो ये बहुत बड़ी जीत थी हमारे क्रांतिकारियों की। अब होता क्या है, जो उस समय लेफ्टिनेंट थे उनका नाम था सर टाइटलर। उन्होंने अपने बड़े अधिकारी को एक टेलीग्राम भेजा कि भारत में गांव-गांव में हमारे लिए विद्रोह खड़ा हो गया है, जमींदारों का हमसे भरोसा उठ गया है, यहाँ कोई हमारा अपना नहीं है। इन शब्दों से आप क्या समझेंगे कि उनके अंदर कहीं ना कहीं एक भय भर चुका था। यानी कि भारत में भी ये जो बड़े बड़े नेता थे वो भविष्यवाणी करने लगे थे कि अब भारत जल्दी ही आजाद हो जाएगा। ये 1857 की क्रांति का माहौल है। ये बहुत बड़ी क्रांति थी अपने आप में कि कहीं ना कहीं हमने अंग्रेज जिन्होंने मुगल सल्तनत को भी घुटनों पर ला दिया था, उनको भारतीय क्रांतिकारियों ने अपने बल पर भय से ग्रसित कर दिया था। अब आगे समय आता है सर ह्यूरोज का। बहुत बड़ी भूमिका रही सर ह्यूरोज की। मध्य प्रदेश में वो तैनात हुए थे
और जब 1857 की क्रांति में ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में भारत में ऐसा विद्रोह देखा गया तो कुछ नियम परिवर्तित कर दिए गए, यानी कि अब शासन का कार्यभार कंपनी नहीं देखेगी, अब सीधा ब्रिटिश साम्राज्य ही उस पर अपना शासन चलाएगा। यानी कि हमारे यहाँ शासन सीधा कहाँ से चलेगा? इंग्लैंड से चलेगा। इसके लिए भारत में वायसराय नियुक्त कर दिए गए। तो कोई भी ऐसी रियासत नहीं थी जहां पर भारतीयों का अधिकार हो या मुगलों का अधिकार हो। तो 1857 तक हम देखते हैं तो मुगलों का भारत से सफाया हो चुका था। 1856 में ही जो कैनिंग था उसने ये घोषणा कर दी थी कि बहादुर शाह जफर अंतिम बादशाह होंगे। उनके बाद उनके पुत्रों को भी बादशाह नहीं माना जाएगा, बल्कि वो भी राजकुमार के रूप में ही माने जा सकते हैं। अब आप देख सकते हो कि यही सबसे बड़ा अंत था और अवध की रियासत सबसे अंतिम रियासत थी जिस पर 1856 में अंग्रेजों ने बड़े ही कूटनीतिपूर्ण ढंग से अपना अधिकार कर लिया था। तो जो राजनीतिक स्थितियां थी, जो एक कानूनन व्यवस्था थी, वो बहुत ज्यादा हमारे हाथ में नहीं थी। वो अब पूर्ण रूपेण किसके हाथ में थी? ब्रिटिशर्स के हाथ में थी। तो सर ह्यूरोज ने धीरे धीरे करके पहले तो दिल्ली पर कब्जा किया। दिल्ली पर कब्जा किया तो बहादुर शाह जफर को और उनकी पत्नी को जेल भेज दिया गया। उनके सामने ही उनके बेटे को गोली मार करके हत्या कर दी गई और जेल में ही बहादुर शाह जफर का निधन भी हुआ। फिर उसके बाद धीरे धीरे कानपुर में नाना साहब जो चाहते थे कि उनके पिता को जो पेंशन मिलती थी वो उनको मिलने लगे, तो अंग्रेज क्योंकि अपने मद में चूर थे उन्होंने उसको भी नहीं स्वीकारा, तो उनसे भी उनका कानपुर छिन गया। और यही हुआ झांसी के साथ। झांसी के किले की भी सर ह्यूरोज ने घेराबंदी कर ली। जब घेराबंदी की तो किलों की दीवारें तोड़ दी गई, जो तोपें थी उनको क्षतिग्रस्त कर दिया गया। यानी कि अब रानी के पास लड़ने के लिए ना हथियार थे और ना ही सेना थी, क्योंकि उनकी सेना को भी बहुत ही बर्बरतापूर्ण ढंग से गोलीबारी के साथ नृशंसतापूर्वक सर ह्यूरोज की सेना ने कुचल दिया था, क्योंकि बहुत सारे सैनिक अब कहां से आ गए थे? यूरोप से आ गए थे। अब भारतीय सैनिकों को, क्योंकि उन्होंने विद्रोह किया था, तो न तो अवध का न कानपुर का कोई भी ऐसे सैनिक अब सेना में भर्ती नहीं हो सकते थे। पठान हो सकते थे, सिख हो सकते थे, यानी कि जो विद्रोह में उस समय शामिल नहीं थे वो सब हो सकते थे। और ज्यादा से ज्यादा संख्या थी यूरोपियन फौजियों की। अब उनके अंदर अपनत्व तो था नहीं, तो वो कुचलते चले गए। झांसी की सड़कों पर, गलियों में, इंच इंच भूमि के लिए, अपने अधिकार के लिए जो लोग थे वो अपने प्राण गंवा बैठे। और यही घटना देख रही थी झांसी की रानी अपने परकोटे से, लेकिन आंखों से आंसू थे पर दिल में वो जज्बा था कि कुछ भी हो जाए वो अपनी झांसी को नहीं देगी। वो जब तक मरेगी नहीं तब तक हटेगी नहीं। यहाँ पर मैं याद करना चाहूंगी झलकारी बाई को। झलकारी बाई एक ऐसी नायिका है जिसके पास ना तो राजमुकुट था, ना ही वो किसी राजा की राजदुलारी थी। वो एक बहुत ही सामान्य परिवार में पैदा हुई थी, लेकिन अपने पिता से उसने घुड़सवारी सीखी, तलवार चलाना सीखा, बहादुरी के साथ वो काम किया करती थी, खेत में अपने पशुओं को चराती थी। एक बार तो बाघ को उन्होंने अपने हंसिए से ही मार डाला था। आप सोच सकते हो एक नारी कितनी बहादुर होगी। ये थी झलकारी, और यही थी वो जो 1857 में ललकारी थी। तो जब ये बहादुर थी तो किसी बहादुर सैनिक के साथ ही इनका विवाह कर दिया गया। वो था पूरण, जो कि झांसी की सेना में काम करता था। तो एक बार गौरी पूजा का महोत्सव था, तो गांव की और महिलाओं के साथ गौरी पूजा के महोत्सव में ध्यान दीजिएगा, गौरी पूजन के महोत्सव में गांव के अन्य महिलाओं के साथ झलकारी भी रानी से मिलने के लिए महल गई। जब रानी ने उसको देखा, कहते हैं ना कि जिसमें बहादुरी हो, जिसमें वीरता हो, जिसमें तेजस्विता हो, उसको कोई नहीं छिपा के रख सकता, उसका प्रकाश बाहर दिखने लगता है। और यही हुआ। जैसे ही रानी ने झलकारी को देखा तो उन्हें बहुत अपनत्व उससे महसूस हुआ। वो वीरोचित भाव उसकी आंखों में दिखा और कहीं ना कहीं अपनी वो शक्ल भी दिखाई दी जो रानी से मेल खाती थी। रानी ने उसे अपने पास बुलाया, फिर उसकी बहादुरी के किस्से और महिलाओं ने रानी को सुनाए। तो रानी ने उनको क्या प्रस्ताव दिया
कि हमारी दुर्गा वाहिनी जो सेना है उसमें भर्ती हो जाओ। अब इतनी वो निपुण थी कि उन्होंने बहुत कम समय में ही तलवार चलाना, तोप चलाना, बंदूकें दागना सब कुछ सीख लिया और दुर्गा वाहिनी सेना की सेनापति बन गई। और यहाँ मैं उनको इसलिए याद कर रही हूँ क्योंकि यही वो वीर पुत्री थी जिसने अंग्रेजों को चकमा देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। झांसी के किले पर सर ह्यूरोज अपनी सेना लेकर तो चढ़ गया था, लेकिन अभी रानी उसके हाथ में ना आए इसकी योजना झलकारी ने बना ली थी। उसने कहा, रानी तुम यहाँ से निकलो और मैं अंग्रेजों को उलझा करके रखूंगी। वीरता का कोई प्रमाण नहीं था, वो स्वतः प्रमाण थी अपनी वीरता की और कोई शक भी नहीं कर सकता था उसकी वीरता को देखकर कि ये कोई सामान्य सेनानी भी हो सकती है। अब होता क्या है, रानी ने अपने फौलादी कवच को पहना, अपने पुत्र को अपनी पीठ पर रेशमी वस्त्र से बांधा, अपनी पैनी तलवार ली और निकल पड़ी कालपी की ओर, क्योंकि कालपी में उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे नाना साहब। वो चाहती थी कि नाना साहब के साथ मिलकर के वो अपनी झांसी को दोबारा ले लेंगी। इस आशा के साथ रानी वहां से निकल गई और झलकारी अकेले लड़ते लड़ते, अंग्रेजों को चकमा देते देते, उनको उलझाते उलझाते वीर गति को प्राप्त हो गई। सर ह्यूरोज को जब पता चलता है कि जिसके साथ हम उलझे हुए हैं वो झांसी की रानी नहीं बल्कि झलकारी है, तो उन्होंने क्या कहा था कि एक अंग्रेज था, उसने कहा कि यदि 1% भी महिलाएं इसके जैसी हो जाती हैं तो भारत को, अंग्रेजों को भारत छोड़ना ही पड़ेगा। 1% भी महिलाएं। अब इसी से आप उनकी वीरता का अनुमान लगा सकते हैं। तो झांसी की रानी निकल पड़ी कालपी की ओर। 102 किलोमीटर रात भर वो दौड़ती रही अपने घोड़े को लेकर। घोड़े ने भी अब दम तोड़ दिया क्योंकि वो पशु था और उसकी एक सीमा थी दौड़ने की। अब उनका पुराना घोड़ा जो हमेशा उनकी सहायता करता था, हर विपत्ति से उनको बाहर लेकर के आता था, आज वो उनका साथ छोड़ चुका था और कहीं ना कहीं रानी के प्राणोत्सर्ग में वो बहुत महत्वपूर्ण कारण भी बना। तो जब रानी कालपी पहुंची, नाना साहब की फौज वहां पर थी, ताते टोपे भी वहां पर थे और बांदा का नवाब भी वहां पर था, पर सर ह्यूरोज की कूटनीतिपूर्ण चालों ने उनको वहां से भी हरा दिया, यानी कि वहां पर भी वो सब परास्त हुए और ग्वालियर की ओर निकल पड़े। ग्वालियर में एक तरह से वहां पर जो सेना थी वो नाना साहब के साथ सहमत थी। तो उस समय जो जजिया था वहां पर, उसको उन्होंने जियाजी सिंधिया को उन्होंने वहां से भगा दिया और उस ग्वालियर की सेना पर अपना अधिकार कर लिया 1 जून को। जब ये बात सर ह्यूरोज को पता चली तो उसे अपनी बहुत बड़ी हार मालूम हुई। तो उसने क्या किया, ग्वालियर की ओर कूच किया बिना विलंब किए। तो जब वो बिना विलंब किए ग्वालियर की ओर पहुंचा तो उसने अपने आगे किया जयाजी सिंधिया को, क्योंकि वो जानता था, उनकी कूटनीति का आप अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि जयाजी सिंधिया की सेना ही तो ग्वालियर में थी ना, वो अपने नेता को कैसे मार सकती थी। तो जब वहां की सेना ने देखा कि उनके सामने उनका राजा खड़ा है तो उन्होंने अपने हथियार डाल दिए। तो 1 जून को जो ग्वालियर पे फतह की थी नाना साहब, तात्या, झांसी और बांदा ने, वो सब अब उनसे 20 जून को छिन गई, क्योंकि अब क्रांतिकारियों का साथ देने के लिए कोई सेना नहीं थी। अब वहां पर हम देखते हैं कि रानी अपने चुनिंदा जो अंगरक्षक थे उनको लेकर के निकलती है। अंग्रेज उनका पीछा करते हैं और पीछा करते करते जब एक नाला आता है तो वहां पर उनका घोड़ा जो नया था वो कूद नहीं पाता, तो वो अंग्रेजों से घिर जाती हैं और अंतिम सांस तक अंग्रेजों से लड़ती हैं और कहते हैं वहीं पर उनका प्राणांत हुआ। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी है।